दोस्तों, ये वही किला है जहां प्यास से तड़पते हुए भी गोरखाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों के पास बड़ी तोपें थीं, आधुनिक बंदूकें थीं और हजारों सैनिक थे, लेकिन इस छोटे से किले के अंदर सिर्फ मुट्ठी भर गोरखा योद्धा थे, जिनके साथ उनकी औरतें और बच्चे भी फंसे हुए थे। जब अंग्रेज तलवार से नहीं जीत पाए तो उन्होंने किले का पानी ही बंद कर दिया ताकि अंदर बैठे लोग प्यास से मर जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन हाथों में खुखरी उठ जाती है वो मौत से भी नहीं डरते। फिर शुरू हुआ वो खूनी युद्ध जहां गोरखा औरतों तक ने अंग्रेजों के दिल में ऐसा खौफ भर दिया कि पूरी अंग्रेज सेना कांप उठी। आखिर उस नाला पानी के किले में ऐसा क्या हुआ था जिसने अंग्रेजों को भी गोरखाओं की बहादुरी को सलाम करने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे का सच आपके अंदर जोश की आग लगा देगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना खड़ी है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उनके पास हाथी, तोपें, मोर्टार और बंदूकों से लैस 5000 से अधिक खूंखार सैनिक हैं और उनके ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर मिट्टी और पत्थरों से बना एक कच्चा किला है। इस किले के भीतर मात्र 600 लोग मौजूद हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि वे केवल 600 हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि उन 600 में सेना के जवानों के साथ साथ उनकी औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अंग्रेज कमांडरों को लगा कि तोप का एक गोला गिरेगा और ये पहाड़ी लोग गिड़गिड़ाते हुए आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन जब उस किले से जवाबी हमला हुआ तो अंग्रेजों की रूह कांप उठी। उन गोरखा औरतों ने अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर हाथों में खुकुरी और पत्थर लिए ब्रिटिश तोपों का ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेजी सेना के पसीने छूट गए। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अंग्रेजों को युद्ध के नियम तोड़कर उस किले का पानी बंद करना पड़ा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे विस्मयकारी और खौफनाक सच्ची घटनाओं में से एक है। नाला पानी का युद्ध। यह उस युवा गोरखा कमांडर बलभद्र कुंवर और उन गुमनाम गोरखा औरतों की कहानी है जिन्होंने अपनी वीरता से ऐसा इतिहास रचा कि खुद दुश्मन अंग्रेजों को उनके सम्मान में अपना सिर झुकाना पड़ा और एक युद्ध स्मारक बनाना पड़ा। आइए देखते हैं कि 1814 की उस खौफनाक सर्दियों में वास्तव में क्या हुआ था। इस कहानी की जड़ें 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के भू राजनीतिक परिदृश्य में गहरी धंसी हुई है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा, जब 3 विशाल साम्राज्य अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में नेपाल का गोरखा साम्राज्य अपने चरम पर था। काजी अमर सिंह थापा और प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के नेतृत्व में गोरखा सेना एक अजेय शक्ति बन चुकी थी। उन्होंने अपनी सीमाएं पश्चिम की ओर आक्रामक रूप से बढ़ानी शुरू कर दी थीं। हिमालय की चोटियों को पार करते हुए गोरखाओं ने कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और बुशहर जैसी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। उनका विजय रथ इतना तेज था कि उन्होंने शक्तिशाली कटोच शासक राजा संसार चंद से कांगड़ा का किला तक छीन लिया था। हालांकि बाद में महाराजा रणजीत सिंह की सिख सेनाओं ने उन्हें सतलुज नदी के पार वापस खदेड़ दिया था। दूसरी ओर कलकत्ता में बैठे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस पहाड़ी विस्तार को देखकर घबरा रहे थे। कंपनी उस समय तक एक व्यापारिक इकाई से एक विशाल औपनिवेशिक शक्ति में बदल चुकी थी। गोरखाओं का यह विस्तार ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक मार्गों, विशेषकर तिब्बत के साथ होने वाले ऊन और लकड़ी के व्यापार के लिए सीधा खतरा था। इसके अलावा बॉर्डरलैंड्स में लगातार झड़पें हो रही थीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने गोरखाओं की बढ़ती शक्ति को कुचलने का मन बना लिया। कंपनी इससे पहले कैप्टन किनलॉक के नेतृत्व में सिंधुली में गोरखाओं के हाथों एक शर्मनाक हार का सामना कर चुकी थी और वे उस हार का बदला लेना चाहते थे। गोरखा कमांडर काजी अमर सिंह थापा जानते थे कि अंग्रेजों के साथ युद्ध गोरखाओं के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेना पहले ही बहुत बड़े इलाके में फैल चुकी थी। इसीलिए थापा ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने चीन के किंग राजवंश, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और मराठा पेशवाओं से गठबंधन कर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः जनरल नॉक्टरलॉनी को लिखे एक पत्र में अमर सिंह थापा ने स्पष्ट कर दिया कि गोरखा सेना समुद्र की लहरों के समान है। हम अपनी एक भी जगह पर किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन
आंदोलन की ज्वाला रोज बढ़ेगी। फिर 1 नवंबर 1814 को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने औपचारिक रूप से गोरखा साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह एंग्लो नेपाल युद्ध का आरंभ था। अंग्रेजों ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत गोरखाओं पर 4 अलग-अलग दिशाओं से हमले की योजना बनाई। खलांगा, जो कि अब देहरादून है, सरन, जितगढ़ और मलो किला। एक बार इस दृश्य को अपने दिमाग में बैठाइए। देहरादून की खूबसूरत और शांत घाटी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगली पहाड़ी इलाका है जिसे नाला पानी या खलांगा कहा जाता है। इसी पहाड़ी की चोटी पर गोरखाओं का एक छोटा सा किला स्थित था। यह किला कोई विशाल अभेद्य पत्थरों की इमारत नहीं था। यह मुख्य रूप से मिट्टी, लकड़ियों और कच्चे पत्थरों से बना एक साधारण ढांचा था। किले की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि यह एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित था जहां तक पहुंचने के लिए दुश्मन को सीधी चढ़ाई करनी पड़ती। इस किले की रक्षा का जिम्मा नेपाल दरबार ने एक बेहद युवा और ऊर्जावान सेनापति कैप्टन बलभद्र कुंवर को सौंपा था। बलभद्र कुंवर का जन्म 30 जनवरी 1789 को नेपाल के काभ्रे प्लांचोक जिले के भंवरकोट में हुआ था। वे एक कुलीन और योद्धा परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता चंद्रबीर कुंवर एक गवर्नर थे और उनकी माता का नाम अंबिका देवी थपा था। उनका नाम बलभद्र प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से प्रेरित था, जिसमें बल का अर्थ शक्ति और भद्र का अर्थ शुभ या अच्छा होता है। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्हें देहरादून के इस महत्वपूर्ण किले का कमांडर बनाया गया था। उनके साथ उप कमांडर के रूप में सरदार रिपुमर्दन थापा मौजूद थे। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो यह युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता था। यह बिल्कुल डेविड और गोलियत जैसी लड़ाई थी। एक तरफ विशाल ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के साथ डटी गोरखा सेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी कर रहे थे, जबकि गोरखा सेना की कमान कैप्टन बलभद्र कुंवर के हाथों में थी। संख्या की बात करें तो शुरुआत में ब्रिटिश सेना में लगभग 3513 सैनिक थे, जो बाद में बढ़कर 5000 से अधिक हो गए। वहीं दूसरी तरफ गोरखा पक्ष में केवल 600 लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिटिश सेना के पास 53 फुट, 8 रॉयल आयरिश ड्रैगून्स, 6, 7, 13 और 17 एनआई जैसी कई प्रशिक्षित रेजिमेंट्स थीं। साथ ही पायनियर्स की टुकड़ियां भी मौजूद थीं, जबकि गोरखा पक्ष में स्थानीय सैन्य टुकड़ियां और उनके परिवार ही थे। हथियारों में भी दोनों पक्षों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। ब्रिटिश सेना के पास तोपें, मोर्टार, मस्केट, भारी घुड़सवार सेना और हाथी जैसे आधुनिक युद्ध संसाधन थे। वहीं गोरखा सैनिकों के पास खुकुरी, तीर कमान, मस्केट, पत्थर और लकड़ियां थीं। अंग्रेजों की ओर से इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी। गिलेस्पी एक अत्यंत अनुभवी, आक्रामक और खूंखार आयरिश अधिकारी थे। उन्होंने 1811 में बैटल ऑन ऑफ जावा में शानदार जीत हासिल की थी और वे अपनी क्रूर और त्वरित सैन्य कार्यवाहियों के लिए जाने जाते थे। उनके लिए 5000 सैनिकों और तोपों के साथ यह मिट्टी का किला जीतना महज कुछ घंटों का काम था। युद्ध की औपचारिक घोषणा 1 नवंबर को होनी थी, लेकिन अंग्रेजों की नीति हमेशा से धोखा देने की रही है। 22 अक्टूबर 1814 को युद्ध की घोषणा से बहुत पहले ही जनरल गिलेस्पी ने दून घाटी में प्रवेश करने वाले कैरी दर्रे पर कब्जा कर लिया और देहरादून की ओर निर्विरोध आगे बढ़ गए। अपनी छावनी स्थापित करने के बाद जनरल गिलेस्पी ने ब्रिटिश अहंकार में चूर होकर 23 अक्टूबर की आधी रात को कैप्टन बलभद्र कुंवर के पास एक दूत भेजा। दूत के हाथ में एक पत्र था, जिसमें बलभद्र को तुरंत हथियार डालने और बिना लड़े आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी। बलभद्र ने उस पत्र को लिया, पढ़ा और अंग्रेजों के अहंकार को चकनाचूर करते हुए उस पत्र को वहीं दूत के सामने फाड़कर फेंक दिया। फिर बलभद्र ने दूत से अत्यंत शांत लेकिन मारक लहजे में कहा, इतनी अनुचित और असामयिक बेला यानी आधी रात में पत्र प्राप्त करना या उसका उत्तर देना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। एक सच्चे शूरवीर की तरह उन्होंने मर्यादा नहीं खोई। उन्होंने ब्रिटिश सरदार नई जनरल गिलेस्पी को अपना सलाम भेजा और एक चुनौती भरे अंदाज में कहा कि मैं जल्द ही आपके शिविर में आकर व्यक्तिगत रूप से आपसे मुलाकात करूंगा। यह जवाब सुनकर जनरल गिलेस्पी का खून खौल उठा। एक छोटे से पहाड़ी कबीले के कमांडर ने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना के जनरल का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यह अब महज एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि गिलेस्पी के अहंकार की लड़ाई बन चुका था। फिर 31 अक्टूबर की सुबह में देहरादून की शांति तोपों की गगनभेदी गर्जना से टूट गई। जनरल गिलेस्पी ने आदेश दिया और हाथियों पर लाद कर लाई गई तोपों ने
खलांगा के किले पर आग उगलना शुरू कर दिया। किले की मिट्टी की दीवारें कांपने लगीं। ब्रिटिश रणनीति स्पष्ट थी, तोपों से दीवारों में सुराख करो और फिर पैदल सेना को अंदर भेजकर सबका कत्लेआम कर दो। जब तोपों ने अपना काम कर दिया तो 53 फुट और 8 रॉयल आयरिश ड्रैगून्स के जवानों ने अपनी संगीनों के साथ पहाड़ी पर धावा बोल दिया। वे इस उम्मीद में थे कि किले के भीतर मौजूद मुट्ठी भर गोरखा डर कर भाग गए होंगे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज सैनिक किले की परिधि के पास पहुंचे, उन्हें उस चीज का सामना करना पड़ा जिसे वे अपने बुरे सपनों में भी नहीं देख सकते थे। किले के भीतर से गोलियों की ऐसी बौछार आई कि अंग्रेजों की पहली पंक्ति वहीं ढेर हो गई। गोरखाओं ने मस्केट और बंदूकों का अचूक इस्तेमाल किया। जब गोरखाओं की गोलियां और बारूद खत्म होने लगा, तब शुरू हुआ वह दृश्य जो इस कहानी का सबसे खौफनाक और विस्मयकारी हिस्सा है। आमतौर पर किसी भी युद्ध में जब सेना घिर जाती है तो महिलाओं और बच्चों को तहखानों या सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया जाता है, लेकिन गोरखा समाज की बनावट और उनकी मिट्टी के प्रति निष्ठा अलग ही स्तर की है। यहाँ गोरखा समाज में जब पुरुष युद्ध पर जाते थे तो घर, परिवार और खेती की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालती थीं। उनका जीवट और मानसिक बल किसी सैनिक से कम नहीं था। इस युद्ध में जब ब्रिटिश सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ने लगे तो केवल बलभद्र के सैनिक ही नहीं लड़े। किले में मौजूद गोरखा औरतें अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दीवारों पर खड़ी हो गईं। गोरखाओं ने हर बार हमलावरों को गोलियों, तीरों, पत्थरों और किसी भी उपलब्ध मिसाइल से पीछे धकेल दिया। इस दौरान औरतें अपने पुरुषों के साथ खड़ी होकर उन भारी पत्थरों और हथियारों को नीचे अंग्रेजों पर फेंक रही थीं। सोचिए उस दृश्य को। ब्रिटिश सैनिक नीचे से तोपें दाग रहे हैं और ऊपर से गोरखा औरतें अपने हाथों से बड़ी बड़ी चट्टानें, उबलता हुआ पानी और लकड़ियां अंग्रेजों के सिर पर बरसा रही हैं। जब कोई गोरखा सैनिक घायल होकर गिरता तो उसकी पत्नी या बहन उसकी बंदूक और खुकुरी उठाकर खुद मोर्चे पर आ जाती। यह नारी शक्ति का ऐसा अदम्य और रौद्र रूप था जिसे देखकर ब्रिटिश सैनिकों की रूह कांप गई। वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे। अपनी सेना को इस तरह से पहाड़ियों और औरतों के सामने हार मानकर पीछे हटते देख जनरल गिलेस्पी हताशा और क्रोध से भर उठे। उन्होंने तय किया कि वे खुद आगे बढ़कर इस किले को फतह करेंगे। गिलेस्पी ने 53वीं रेजिमेंट की 3 ताजा कंपनियों को साथ लिया और सीधे किले के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़े। वे किले की दीवार से महज 30 गज यानी 27 मीटर की दूरी पर थे। उनके एक हाथ में उनकी हैट थी और दूसरे हाथ में चमकती हुई तलवार। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए वे जोर से चिल्लाए, 1 शॉट मोर फॉर द ऑनर ऑफ डाउन। ये उनके जीवन के अंतिम शब्द थे। उसी क्षण किले की दीवार की आड़ में बैठे एक नेपाली अचूक निशानेबाज ने अपनी मस्केट का ट्रिगर दबाया। एक गोली सनसनाती हुई आई और सीधे जनरल गिलेस्पी के दिल को चीरती हुई निकल गई। दुनिया भर में युद्ध जीत चुका वह दिग्गज आयरिश जनरल एक छोटे से पहाड़ी किले के बाहर एक गुमनाम गोरखा की गोली से मारा गया। गिलेस्पी उसी स्थान पर मृत होकर गिर पड़े। जनरल की मौत ने ब्रिटिश सेना में भयंकर दहशत फैला दी। उनके मनोबल के परखच्चे उड़ गए। बचे हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत वापसी का बिगुल बजा दिया। पहले ही दिन के इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के लगभग 32 जवान मारे गए और 228 बुरी तरह घायल हुए, जिनमें से कई बाद में घावों के कारण मर गए। मात्र 600 गोरखाओं, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, उन्होंने 5000 अंग्रेजों की उस सेना को खून के आंसू रुला दिए थे। जनरल गिलेस्पी की मौत और भारी नुकसान के बाद ब्रिटिश सेना ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया। नया नेतृत्व कर्नल सेब्राइट मोबे ने संभाला। नवंबर का महीना आ चुका था। अंग्रेजों ने अपनी तोपों की संख्या बढ़ा दी और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने एक और सीधा हमला करने की कोशिश की, लेकिन गोरखाओं की खुकुरी और महिलाओं द्वारा बरसाए गए पत्थरों ने उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। इन 2 हमलों में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। अब कर्नल मॉबे समझ चुके थे कि इस किले को बहादुरी और सीधे युद्ध से जीतना असंभव है। इसीलिए उन्होंने एक कायरतापूर्ण और क्रूर रणनीति का सहारा लिया। अंग्रेजों ने उस जल स्रोत का पता लगा लिया जो पहाड़ी के बाहर से किले के अंदर पानी पहुंचाता था। उन्होंने तुरंत उस पानी की आपूर्ति को पूरी तरह से काट दिया। किले के अंदर का नजारा अब युद्ध क्षेत्र से ज्यादा एक त्रासदी में बदल चुका था। तोपों के गोलों से किले की दीवारें ढह रही थीं। अंदर भोजन लगभग समाप्त हो चुका था और अब पानी भी बंद हो गया। इससे 3 दिन बीत चुके हैं। किले के भीतर घायलों के घाव सड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। महिलाओं के पास पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं है।
इस युद्ध में सरदार रिपुमर्दन थापा जैसे वीर सेनापति के दाहिने हाथ में दुश्मन के तोप का गोला लग गया। वे गंभीर रूप से घायल थे और चलने में भी असमर्थ थे। फिर भी उनके जमादार ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया ताकि वे अंत तक अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकें। हालांकि बाद में उन्हें चमुआ ले जाया गया। अंग्रेजों ने बलभद्र को फिर से आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। उन्हें लगा कि प्यास से तड़पते हुए लोग अब तो घुटने टेक ही देंगे, लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि गोरख समाज में एक कहावत है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होकर जीने से अच्छा है मर जाना। बलभद्र और उनकी वीरांगना महिलाओं ने एक सुर में आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। घेराबंदी को लगभग 1 महीना बीत चुका था। 30 नवंबर 1814 का दिन। किले के भीतर मौजूद 600 लोगों में से अब केवल 70 लोग ही जीवित बचे थे। बाकी सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। प्यास से होंठ सूख चुके थे। शरीर में ऊर्जा नहीं थी, लेकिन आंखों में अब भी ज्वालामुखी दहक रहा था। बलभद्र कुंवर ने तय किया कि वे अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर नहीं मरेंगे, बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ते हुए निकलेंगे। फिर अंतिम दिन बलभद्र ने किले के दरवाजे खोल दिए। सफेद झंडा दिखाने के बजाय उन बचे हुए 70 जीवित कंकालों ने, जिनमें शायद कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, अपनी खुकुरियां म्यान से बाहर निकाली। उन्होंने अपनी मातृभूमि का जय घोष किया और सीधे ब्रिटिश सेना के विशाल घेरे पर आत्मघाती हमला बोल दिया। यह दृश्य इतना भयानक और अप्रत्याशित था कि ब्रिटिश सैनिक स्तब्ध रह गए। प्यास से तड़पते हुए उन 70 गोरखाओं ने खुकुरी से वह कत्लेआम मचाया कि अंग्रेज सैनिक उनके रास्ते से पीछे हट गए। बलभद्र कुंवर और उनके साथी ब्रिटिश सेना की कतारों को चीरते हुए, लड़ते हुए पास की पहाड़ियों और जंगलों में निकल भागने में सफल रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी स्तर पर अंग्रेजों के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया। जब ब्रिटिश सेना आखिरकार किले के अंदर घुसी तो वहां जीत का जश्न नहीं था। चारों तरफ सिर्फ लाशें, राख, खून और टूटे हुए खंडहर पड़े थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसके आंकड़े खुद ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचे की तरह थे। ब्रिटिश सेना को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 75 से अधिक सैनिक, जिनमें कई अधिकारी भी शामिल थे, मारे गए। वहीं 671 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। दूसरी तरफ गोरखा सेना लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लगभग 90 से 530 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। करीब 440 से अधिक घायल हुए, जबकि बचे हुए लगभग 70 लोग किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे। अगर कुल हताहतों की बात करें तो ब्रिटिश पक्ष के 750 से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए, जबकि गोरखा पक्ष लगभग पूर्ण विनाश का सामना कर चुका था। एक छोटे से मिट्टी के किले को जीतने के लिए ब्रिटिश सेना ने अपना एक टॉप जनरल खोया, 31 अधिकारी खोए और 750 से अधिक सैनिक हताहत हुए। इतिहासकार इसे एक पायरहिक विजय मानते हैं, एक ऐसी जीत जिसमें इतना नुकसान हो जाए कि वह हार के बराबर लगे। बौखलाहट और शर्म से भरे लॉर्ड मोइरा ने कर्नल मोबे को आदेश दिया कि इस किले को जड़ से मिटा दिया जाए। 2 दिसंबर 1814 को खलांगा किले को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस लड़ाई ने भले ही ब्रिटिश साम्राज्य को तकनीकी रूप से जीत दिला दी हो, लेकिन नैतिक रूप से जीत गोरखाओं और उनकी औरतों की हुई थी। इतिहास गवाह है कि जब कोई बड़ी ताकत जीतती है तो वह हारने वाले का नामो निशान मिटा देती है, लेकिन गोरखाओं के अदम्य साहस, उनकी औरतों के रण कौशल और उनके उसूलों ने अंग्रेजों के दिलों में एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया। लड़ाई के दौरान गोरखाओं ने कभी भी किसी मृत अंग्रेज सैनिक के शव का अपमान नहीं किया या उसे क्षत विक्षत नहीं किया। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए अंग्रेज शवों को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाया था। इस वीरता और शिष्टाचार से अभिभूत होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहरादून में उसी स्थान पर, जो आज सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है, एक युद्ध स्मारक का निर्माण करवाया। इस स्मारक में 2 सफेद ऊंचे स्तंभ बनाए गए, जिसमें पहला स्तंभ है जनरल गिलेस्पी और उनके शहीद ब्रिटिश सैनिकों की याद में। वहीं दूसरा स्तंभ है अपने ही दुश्मन कैप्टन बलभद्र कुंवर और उनके वीर गोरखाओं के सम्मान में। दूसरे स्तंभ पर अंग्रेजों ने जो शिलालेख लिखवाया वह आज भी दुनिया भर के सैन्य इतिहास में एक अजूबा है। उन्होंने पत्थर पर उकेरा, "This is inscribed as a tribute of respect for our gallant adversary Bulbudur, commander of the fort, and his brave Gurkhas, who were afterwards, while in the service of Runjit Singh, shot down in their ranks to the last man by Afghan artillery." इसका मतलब है कि यह हमारे वीर प्रतिद्वंद्वी बलभद्र किले के कमांडर और उनके बहादुर गोरखाओं के सम्मान की श्रद्धांजलि के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध स्मारक है
जिसे जीतने वाली सेना ने अपने शत्रुओं के सम्मान में बनवाया हो। नाला पानी की इसी लड़ाई ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये गोरखा हमारी सेना में शामिल हो जाएं, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। और इसी युद्ध के बाद सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश सेना में दुनिया की सबसे खूंखार और वफादार रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट का जन्म हुआ, जो आज भी भारतीय और ब्रिटिश सेना की शान है। किले पर लिखे शिलालेख में एक और कहानी छुपी है। क्या आप सोच रहे हैं कि नाला पानी से बचकर निकलने के बाद बलभद्र कुंवर का क्या हुआ? वे कायरों की तरह छिपकर नहीं बैठे। एक सच्चे योद्धा का घर युद्ध का मैदान होता है। एंग्लो नेपाल युद्ध समाप्त होने के बाद कैप्टन बलभद्र कुंवर कई अन्य नेपाली सैनिकों के साथ लाहौर चले गए। वहां उन्होंने सिख साम्राज्य के महान संस्थापक शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल होने का फैसला किया। महाराजा रणजीत सिंह शूरवीरों को पहचानने में उस्ताद थे। वे बलभद्र के नाला पानी के खौफनाक कारनामों को जानते थे। उन्होंने बलभद्र का बाहें फैलाकर स्वागत किया और उन्हें नवगठित गोरखा रेजिमेंट का जनरल नियुक्त कर दिया। बलभद्र कुंवर ने सिख साम्राज्य के महान सेनापति हरि सिंह नलवा के अधीन काम किया और दोनों के बीच अत्यधिक सम्मान का रिश्ता बन गया। फिर मार्च 1823 में सिख साम्राज्य और दुर्रानी यानी अफगान साम्राज्य के बीच आधुनिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक भयानक युद्ध छिड़ गया, नौशेरा का युद्ध। अफगान सेना का नेतृत्व वजीर मोहम्मद अजीम खान बरागज़ई कर रहा था। यह युद्ध इतिहास के सबसे खूनी हाथापाई युद्धों में से एक था। सिख सेना की ओर से निहंग सिखों के महान नेता अकाली फूला सिंह जी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उनके ठीक साथ गोरखा बटालियन का नेतृत्व जनरल बलभद्र कुंवर कर रहे थे। अफगानों ने तोप खाने से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। 14 मार्च 1823 को मोर्चे पर सबसे आगे अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अकाली फूला सिंह जी शहीद हो गए और उसी दिन अफगान तोप खाने का एक गोला सीधे 34 वर्षीय वीर बलभद्र कुंवर को आ लगा। जिस शूरवीर को ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल सेना और उनकी तोपें नाला पानी में नहीं मार सकीं, वह वीर योद्धा अंततः महाराजा रणजीत सिंह की ओर से लड़ते हुए अपनी सेना को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अंत में महाराजा रणजीत सिंह के व्यक्तिगत नेतृत्व में सिख सेना ने इस युद्ध में अफगानों को बुरी तरह कुचल दिया और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। आज जब हम देहरादून के उस शांत सहस्त्रधारा रोड से गुजरते हैं, तो वहां खड़े वे 2 सफेद स्तंभ केवल पत्थर नहीं हैं, वे गवाह हैं उस अदम्य साहस के जो यह साबित करते हैं कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीते जाते हैं। बलभद्र कुंवर और उन 600 गोरखाओं की गाथा हमें सिखाती है कि देशभक्ति का जज्बा मौत के डर से कहीं बड़ा होता है, लेकिन जिनके द्वारा फेंके गए एक एक पत्थर ने उस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था। उन्होंने साबित किया कि जब बात मातृभूमि के सम्मान की हो तो एक साधारण औरत भी रणचंडी बन सकती है। आज भी नेपाल के स्कूली पाठ्यक्रम में और भारतीय गोरखा समुदायों में बलभद्र कुंवर और उनकी वीरांगनाओं को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा जाता है। अंत में अगर कभी कोई आपसे पूछे कि वीरता किसे कहते हैं, तो उन्हें नाला पानी के उस कच्चे किले की कहानी सुनाना और कहना कि वीरता वह है जब बिना पानी के प्यास से सूखते गलों से कायर हुनु भंदा मरनु रामरो का सिंहनाद निकले और मुट्ठी भर औरतें दुनिया की सबसे बड़ी सेना को उनके घुटनों पर ला दें। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको नाला पानी के युद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो महाराजा रणजीत सिंह की कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी कि कैसे उन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।